बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुद्दत हुई मैंने शाहकार पढ़ा। कुदरतुल्लाह शहाब साहब का मास्टरपीस है उनकी एक शॉर्ट स्टोरी माँ जी। और जब मैंने उसको पहली बार पढ़ा तो तभी मैंने ये फैसला किया और सोचा कि मैं ज़िंदगी में कभी भी जब लिखना शुरू करूँगी इंशाअल्लाह, तो मैं सबसे पहले अपने अब्बा जी के बारे में लिखूँगी। माँ के बारे में तो सब बोलते हैं, कहते हैं, शायरी करते हैं, मज़ामीन लिखते हैं और बातें करते हैं, और वाक़ई जो माँ का एहतराम है, माँ की अपनी औलाद के लिए मोहब्बत है, वो किसी और रिश्ते में नहीं हो सकती। लेकिन बाप को माँ से कम कर देना या मतलब ये अब थोड़ा-सा ये रुझान हुआ है कि फादर्स डे भी मनाने लगे हैं और बाप के बारे में भी कुछ इशार पढ़े जाते हैं, लेकिन इससे पहले सिर्फ़ तवज्जो जो थी पूरी, वो वालिदा की तरफ हुआ करती थी। तो मैंने ये ख़्वाहिश की कि मैं अपने अब्बा जी के बारे में लिखूँगी, क्योंकि मुझे अपने अब्बा जी का जो किरदार है, जो उनकी शख्सियत है, वो हमेशा ऐसी लगी जिस पर कि बात की जानी चाहिए और जैसा कि एक टिपिकल बाप को होना चाहिए। और मेरे वालिद जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान आए थे हिजरत करके, और जो प्राइमरी तालीम थी वो उन्होंने इंडिया में हासिल की थी, और वहाँ पे होशियारपुर में एक गाँव था जिसे कहते थे महलावाली, वहाँ पे वो रहा करते थे। 6 भाई थे माशाल्लाह, और एक उनकी बहन थी। और उसके बाद मेरी जो दादी हैं, वो अपने बच्चों के बारे में कभी किसी को बताया नहीं करती थीं, क्योंकि ख़वातीन जब इकट्ठी होती हैं तो यही बातें करती हैं कि बच्चे कितने हैं, शौहर क्या करता है और ब्ला-ब्ला। तो जब मेरी दादी से पूछा जाता था कि बच्चे कितने हैं, तो वो बस ऐसे ही कहती थीं अल्लाह का शुक्र है। तो कहते हैं कि खातून जो हैं वो बार-बार पूछ रही थी, नहीं फिर भी आप बताएँ तो सही ना अम्मा जी आपके बच्चे कितने हैं? वो कहती थी तू की लेना पूछ के बच्चेआं दा। तो उनका फिर भी बताएँ तो सही। उनका छड्ड भी दे तू बस अल्लाह दा शुक्र है। तो उन्होंने नहीं बताया। तो शायद वो ये सोचती हों कि मेरे बच्चों पे नज़र को नज़र ना लग जाए। तो जब मुख्तलिफ़ काफ़िलों के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए मेरे अब्बा जी जो हैं वो मेरे दादा के साथ जो है वो आए थे, और बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने ज़ाहिर है रास्तों में देखा, जिसका ज़िक्र मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, और आने वाले वक़्तों में भी मैं करती रहूँगी जैसे-जैसे मुझे याद आता रहेगा। तो अब्बा जी जब आ रहे थे तो उस वक़्त वो ट्रेन में सवार थे, और उसमें जो ट्रेन की छत पे बैठे हुए थे, और मेरे दादा भी और मेरे हमारे कोई रिश्तेदार थे। मेरी तायाज़ाद बहन के सगे खालू, उनकी उसी वक़्त शादी हुई थी और वो पाकिस्तान आ रहे थे। तो पुल था, पुल के नीचे से जब ट्रेन गुज़री तो नीचे कोई रश था या लोग खड़े हुए वहाँ पे शोर मचा रहे थे, या शायद कोई मेला लगा हुआ था। तो लोगों ने बजाय इसके कि वो पुल की वजह से सर झुका लेते, वो उस तमाशे को देखने लगे और पुल को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे बहुत से लोगों की गर्दनें कट गईं, जिनमें वो एक हमारे रिश्तेदार भी थे, जवान लड़का था वो। तो वहीं पे ट्रेन रोकी और वहाँ पे वो चकझुमरा था, उसके पास एक इलाके का नाम पंजाब में। तो वहाँ पे ले गए और वहाँ पर उसकी तदफ़ीन वग़ैरह की, और उसके बाद फिर वहाँ से करीब झंग एक इलाका है जहाँ पे मेरे दादा अपने बच्चों के साथ कुछ अरसा रहे। और उसके बाद जो मेरे ताया वग़ैरह थे, बड़े थे, अब्बा जी तो मेरे सेकंड लास्ट थे। तो जो मेरे ताया वग़ैरह बड़े थे, तो वो मुख्तलिफ़ जहाँ-जहाँ उनको नौकरियाँ मिलती रहीं, वो वहाँ-वहाँ पर सेटल होते रहे। और मेरे एक ताया जो हैं वो कराची में 2 सेटल हुए, और तीसरे फिर इस्लामाबाद आ गए। उस अब्बा जी ने फिर वहीं पर तालीम हासिल की कराची में, और उसके बाद अब्बा जी जो हैं वो उनको जब नौकरी मिली उन्हीं दिनों दारुल खिलाफ़ा जो है वो इस्लामाबाद हो गया, और अब्बा जी जो हैं वो अम्मी को लेकर इस्लामाबाद आ गए। अब्बा जी ने शादी के बाद अम्मी को ये कोई ये जो पढ़ाने के कोर्सेज़ होते हैं, ये बीएड और सीटी वग़ैरह, तो अब्बा जी ने अम्मी को वो करवाया, और शादी के बाद। और उसके बाद अब्बा जी खुद जो है वो असिस्टेंट थे
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, और अब्बा जी की जो बुनियादी स्किल थी वो टाइप और शॉर्ट हैंड थी, जिसमें अब्बा जी को कमाल हासिल था। और हमें भी थोड़ा-थोड़ा सा याद है कि अम्मी अब्बा जी को शॉर्ट हैंड करवाया करती थीं। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और उसमें स्पीड का भी तेज़ होना ज़रूरी है। बहरहाल अम्मी अब्बा जी लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए आके, और फिर हम 5 बहन-भाई थे। मैं बड़ी हूँ और मेरे बाद मेरा भाई है बिलाल, उसके बाद मेरी एक बहन है बुशरा और एक बहन है आयशा, और मेरा सबसे छोटा भाई जुनैद। तो हम लोगों ने यहीं पे इस्लामाबाद में हमने पढ़ना शुरू किया, और मुझे बचपन की बातें याद हैं कि अब्बा जी जो हैं अ, वो बहुत ज़्यादा संजीदा और गुस्से के तेज़ थे। लेकिन अब्बा जी ने हमें प्यार भी बहुत किया। यानी अगर मैं ये कहूँ कि वो जो मुहावरा है ना कि खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की आँख से, तो अब्बा जी उसकी बेहतरीन मिसाल थे। तो बहुत हमें अब्बा जी ने खिलाया, और अब्बा जी को खुद भी गोश्त खाने का शौक था, और अब्बा जी ने हम सब बहन-भाइयों में ये शौक जो है वो बहुत ही इंसाफ़ के साथ और सही तरीके से हम में डाला। तो लेकिन अब्बा जी अगर सब्ज़ी भी लाते थे तो मुझे याद है कि पालक की 8-8 गठियाँ लेकर आते थे, और फिर हम उसको ज़ाहिर है बैठ के उसको साफ़ करते थे, और लेकिन जुर्रत नहीं होती थी कि हम अब्बा जी को कहें कितनी सब्ज़ी ले आए हैं। तो क्योंकि वो खुद भी हमारे साथ काम कर रहे होते थे, सब्ज़ी अच्छा उन दिनों ये बहुत ज़्यादा रुझान था कि आप वीकली हफ़्ते में 1 दफ़ा सब्ज़ी वग़ैरह ले आएँ, पूरी जो भी गोश्त वग़ैरह पूरे हफ़्ते का, अगले हफ़्ते का। तो अब्बा जी फिर ले आते थे, फिर उसको अब्बा जी धो के हर चीज़ को, टमाटर हों, सब कोई भी सब्ज़ी हो, बना के हम लोग उसको फ्रिज में रखा करते थे। और गोश्त अब्बा जी जो खिलाते थे, तो अब्बा जी को पकाने का भी बहुत शौक था। लेकिन अब्बा जी को चीज़ें ज़रा कम बनानी आती थीं, लेकिन बहुत शौक से बनाते थे। तो अब्बा जी जो हैं वो कढ़ी बहुत शौक से बनाते थे, और फिर बाद में डाँटते भी बहुत थे कि पकौड़े खा जाते हो और वो जो कढ़ी है वो मेरे लिए रह जाती है। फिर उसके बाद अब्बा जी गोश्त जब भूनते थे, तो अब्बा जी रोटी के ऊपर हमें गोश्त रख-रख के, रोटी तो थोड़ी-सी होती थी, बोटियाँ डाल-डाल के अब्बा जी हम लोगों को खिलाया करते थे। अब्बा जी बाहर कभी कुछ नहीं खाते थे। अब्बा जी हमेशा अपनी जैसे कि मैंने कहा शॉर्ट हैंड और इसकी स्किल की वजह से टाइपिंग की, अब्बा जी शुरू से ही मिनिस्टर्स के साथ रहे प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर। तो अब्बा जी की ड्यूटी बहुत लंबी हो जाती थी, अक्सर रात को घर आया करते थे, लेकिन अब्बा जी कभी नहीं बाहर खा कर आते थे, और घर में आकर हमारे साथ खाना खाया करते थे। और बहुत, जैसे कि मैंने कहा, गुस्से के तेज़ थे, लेकिन उनका प्यार ऐसा था कि सर्दियों में मुझे आज भी याद है कि कंबल को अब्बा जी इस तरह से खोल के ले लेते थे, और 2 बच्चे अब्बा जी के दाएँ-बाएँ जो हैं वो ज़रूर बैठे होते थे। और फिर अब्बा जी हमें कहानियाँ सुनाते थे, अब्बा जी हमें इंडिया के किस्से सुनाते थे, मज़ाहिया किस्से भी बहुत सुनाते थे। और फिर अब्बा जी टीवी जब हमारे घर में आया, तो तब खबरनामा, और खबरनामे के बाद शायद एक कोई फ़िल्म या इंग्लिश की कोई चीज़ लगा करती थी, और ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाया करती थी। तो अब्बा जी जो हैं वो, हम अब्बा जी की मर्ज़ी के बगैर टीवी नहीं देख सकते थे। जो अब्बा जी का दिल चाहता था, जैसे अगर फ़िल्म आ रही होती थी, हफ़्ते में 1 दफ़ा शायद फ़िल्म लगा करती थी, तो अब्बा जी गाने नहीं देखने दिया करते थे। जैसे ही गाना आना, अब्बा जी ने टीवी बंद कर देना, और हम लोगों ने खामोश बैठे रहना। और फिर जब अब्बा जी को अंदाज़ा होता था कि अब गाना ख़त्म होने वाला है, तो अब्बा जी उसको दोबारा लगा लेते थे। और इसके अलावा हाँ, अब्बा जी घर की सफाई का अब्बा जी को बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा शौक था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि अब्बा जी बस अपनी अल्लाह मियाँ के पास जाने से पहले जो 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहे, वही 2 दिन शायद अब्बा जी ने अपना बिस्तर ठीक नहीं किया होगा, वरना हमने कभी अब्बा जी के बिस्तर को हाथ नहीं लगाया। हमारी जब आँख खुला करती थी बचपन से लेकर आखिरी दिनों तक, तो अब्बा जी का बिस्तर बिल्कुल साफ़ होता था, और अब्बा जी घर में नहीं होते थे, क्योंकि अब्बा जी बाहर जाके मस्जिद में फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे, और फिर अब्बा जी वॉक के लिए चले जाते थे। तो ये बचपन की बातें बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ख़ास तौर पर अब्बा जी से ही सीखा थोड़ा-सा पकाने का तरीका, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अब्बा जी बहुत सफाई का ख़्याल रखते थे। तो अब्बा जी कहते थे कि कपड़ा जो है कुकिंग करते हुए पास होना चाहिए। नैपकिन सा जो कहीं पे भी अगर चूल्हे पे कोई चीज़ ज़रा-सी भी गिर जाए, कोई ज़र्रा, कोई ऑयल या कुछ भी, तो आप फ़ौरन कपड़े से साफ़ कर लें। अब्बा जी देगची के ढक्कन के ऊपर कभी चम्मच नहीं रखते थे। अब्बा जी ने एक प्लेट रखी हुई होती थी, उसके ऊपर वो डोई या चमचा जो है जो हांडी में
में फेर रहे होते थे, वो अब्बा जी ने वहाँ रखा होता था। फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि अब्बा जी हमेशा अम्मी को कहते थे कि यूनिफ़ॉर्म बच्चों के इतने होने चाहिए कि ये ना हो कि जी बच्चा इस वज़ह से सुबह स्कूल नहीं जा रहा या कॉलेज नहीं जा रहा कि उसका यूनिफ़ॉर्म गंदा है। फिर जूते जो हैं वो अब्बा जी हमारे पॉलिश करते थे जब हम छोटे थे और ऐसे जूते चमक रहे होते थे कि उनमें शक्ल देख लो। फिर उसके बाद पॉकेट पनी मनी का कोई हमारे यहाँ रिवाज नहीं था और आखिर तक भी हमने कभी ये पॉकेट मनी का नहीं, बस ये है कि घर से कुछ बना हुआ ले जाते थे स्कूल, या कभी थोड़े से पैसे दे देते होंगे अम्मी अब्बा जी। तो मिडिल क्लास फैमिली थी और कोई शौक ऐसे ख़ास नहीं थे घूमने फिरने के। और अब्बा जी अम्मी का रिश्ता जो ऐसा था जैसा कि उस वक़्त रिश्ते हुआ करते थे मियाँ बीवी के, जिसमें जो कि बहुत प्रैक्टिकल से होते थे, जिनमें मोहब्बत कम और इज़्ज़त ज़्यादा होती थी। और अम्मी अब्बा जी की लड़ाई भी बहुत होती थी, लेकिन वो लड़ाई एक तरफ़ा होती थी क्योंकि अम्मी खामोश रहती थी, अम्मी जवाब नहीं देती थी, अब्बा जी गुस्सा करते थे। और लेकिन हम जब बड़े हुए, जैसे-जैसे मुझे याद है तो वैसे-वैसे हमने फिर अब्बा जी का जो गुस्सा है अम्मी के ऊपर, वो फिर ज़रा कम हो गया, खामोश हो गई हम लोग, वो अब्बा जी। फिर अब्बा जी अम्मी बिल्कुल बाहर नहीं जाती थीं। सारा सौदा सरफ जो है वो अब्बा जी लेकर आते थे। सारे काम बैंक के, जो भी काम घरों के होते हैं अब्बा जी करते थे। अम्मी सिर्फ़ स्कूल पढ़ाने जाती थीं और वापस आ जाती थीं। फिर मतलब हुक्म जो है ना वो पूरा का पूरा अब्बा जी का चलता था घर में, और जो चीज़ अब्बा जी ने जहाँ कह दी वहाँ रखी जाएगी, किसी को जुर्अत नहीं होगी और ना कोई चाहेगा कि उसको वहाँ से हटा ले। खाने-पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक था अब्बा जी को, लेकिन अम्मी ने अब्बा जी की हमसे बहुत इज़्ज़त करवाई। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक दिन मैं बहुत ही गुस्से में आ गई और मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी क्या ज़रूरत थी, इतना लड़ते हैं अब्बा जी आपसे कि आपने आप हम 5 बच्चे हो गए, तो जब आपको पता चल गया था तो आप अलहदा हो जाती अब्बा जी से। तो अम्मी ने अब्बा जी कुछ देर तक चुप रहीं, फिर अम्मी ने मुझे कहा, "आज तो तुम ये बात कह रही हो, अल्लाह ना करे अगर कभी मैंने ऐसा कोई फ़ैसला किया होता, तो आज तो मुझे कह रही होती, वो जैसा भी था हमारा तो बाप था ना।" बिल्कुल सही। और कभी अम्मी ने हमें ना हमारे सामने अब्बा जी को जवाब दिया, ना अम्मी ने हमें ये जुर्रत पैदा होने दी कि हम अपने बाप को कभी जवाब दें। और अब्बा जी के लिए मतलब हमारे घर में अगर कभी कोई चीज़ आ जाती थी, लाइक कोई हमसाया कोई खाने की चीज़ देकर गया, लाइक कहीं से कभी कोई मिठाई आ गई या कुछ भी, तो हम नहीं खोलते थे। कोई तोहफ़ा आ गया, कोई 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 भी चीज़ बाहर से कहीं आई तो हम नहीं खोलते थे, और अम्मी कहती थी तुम्हारे अब्बा जी आएँगे, वो बड़े हैं, वो खोलेंगे, देखेंगे तो उसके बाद। मतलब ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ये एक खूबसूरत सा जेस्चर था घर के बड़े रिश्ते के लिए। और यही मैंने ये अपनी माँ से ये बात भी सीखी कि मैं भी अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि घर में कोई भी चीज़ आए तो सबसे पहले अपने बाबा को दिखाया करो, उसके बाद फिर उसको खाना खाने लगे हैं तो पहले तुम्हारे बाबा खाएँगे, खाना प्लेट में निकालेंगे, उसके बाद तुम लोग खाओगे। यही हमारे घर की तरबियत थी कि हम जब खाने के लिए बैठते थे तो सबसे पहले अब्बा जी, और अब्बा जी खाने के टाइम पे जैसे ही खाने का शुरू होता था हम बैठने लगते थे, अब्बा जी कहाँ गए हैं? अब्बा जी बाथरूम चले जाते लेकिन हमारी जब शादियाँ हुई तो मुझे याद है मैं बड़ी थी सबसे पहले, ज़ाहिर है मेरी शादी हुई तो मैं जब हम खाने के लिए बैठे और अब्बा जी नहीं थे टेबल पर, तो साकिब ने फ़ौरन हाथ बढ़ाया चम्मच की तरफ कि वो डोंगे में से सालन निकाल लें, और मैंने उनको रोका। मैंने कहा नहीं साकिब नहीं। उन्होंने मुझे बहुत हैरान होके देखा। मैंने कहा पहले अब्बा जी को आ जाने दीजिए, उसके बाद पहले अब्बा जी निकाल लें फिर आप निकालिएगा। उसके बाद उनकी भी मेहरबानी कि उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा और माना भी। और अब्बा जी जब मैं बढ़ रही थी इसकी तरफ, खबरों वगैरह की तरफ, तो मुझे याद है कि अम्मी से ज़्यादा अब्बा जी मेरा ये ख़्याल रखते थे कि जब मैं सुबह-सुबह को खैर करने के लिए जाया करती थी और फिर मुझे कॉलेज जाना होता था, तो अब्बा जी सबसे पहले मेरे साथ उठा करते थे और अब्बा जी कहते थे, "बेटे मैं तुम्हें दूध पत्ती बना दूँ?" तो मैं शर्मिंदा होती थी, लेकिन बहरहाल उनका प्यार था इसमें। और फिर उसके बाद
हम लोग जैसे अगर अब्बा जी हमें आम लेकर आ रहे हैं तो अब्बा जी एक टब के अंदर बर्फ़ डाल के आम रख देते थे, तो अब सब बैठ जाते थे और अब्बा जी कहते थे कि अब खाओ। फिर उसके बाद जब हम कॉलेज वगैरह में चले गए, मैंने डिबेट्स शुरू कर दी और मेरा ये रेडियो का सिलसिला भी शुरू हो गया, टीवी का भी सिलसिला शुरू हो गया। तो अब्बा जी को होता था कि मैं थक जाऊँ, थक जाती हूँ, तो जब मैं वापस भी आती तो बहुत ख़्याल रखते थे। अच्छा, अब्बा जी की ज़िंदगी में हमारे हाँ, बहुत एहतमाम होता था खाने का। यानी जब हम छोटे-छोटे से थे तो मुझे याद है रमज़ान अल मुबारक में ख़ास तौर पर अब्बा जी जो हैं, वो सुबह सहरी में फेनियाँ भी होती थीं, दूध जलेबी भी होती थी, कीमा भी होता था, चिकन भी पका हुआ होता था, अंडे फ्राई भी हुए हुए थे, ऑमलेट भी होता था, ब्रेड भी होती थी, पराठे भी होते थे, दही भी होता था और वो जो होती हैं सेवइयाँ सी उन्हें क्या कहते हैं, फेनियाँ, फेनियाँ भी हुआ करती थीं। ये मैं आपको नाश्ते सॉरी सहरी की चीज़ें बता रही हूँ। और मैं समझती हूँ उसकी वजह शायद ये थी कि अब्बा जी को ये था कि बच्चे इतनी सारी खाने की चीज़ें देखकर ज़रूर उठेंगे और इसी शौक में रोज़ा रखेंगे और यही होता था। इसी तरह इफ्तारी में भी अब्बा जी ने कोई पकौड़ा नहीं छोड़ना। इतने बड़े-बड़े पत्ते लेकर आते थे पालक के और पूरे-पूरे पत्तों के वो पकौड़े बनते थे। बैंगन के मिक्स पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्चों के पकौड़े, प्याज़ के पकौड़े, फिर चने वाली चाट, फिर दही फुल्कियाँ। दही भल्ले हमें नहीं उस वक़्त बनाने आते थे, तो हम दही फुल्कियाँ बनाते थे बेसन की जो होती हैं और उसके बाद फिर खाना, खाना भी बेहतरीन, वो भी हम उसी तरह दबा के खाते थे। फिर ये बजी इफ्तारी और ईद पे फिर ईद के हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होता था कि ईद पे हर सुबह को ईद की सुबह को जो नाश्ता है वो होता था रस और चाय और उबला हुआ अंडा। फिर अब्बा जी नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। फिर जब अब्बा जी नमाज़ पढ़ के आते थे तो मैं चूँकि बड़ी थी तो हमारे यहाँ ये तमाम होता था कि पहले सफाई कर लें अब्बा जी के आने से पहले-पहले और फिर हम नाश्ता तैयार कर लें। नाश्ते में हम एक नाश्ता तो हो गया ना जो मैंने आपको बताया, ये दूसरा नाश्ता था जिसमें शीर खुरमा या सेवइयाँ, चाट, चने की, दही फुल्कियाँ, इस तरह की जो भी 3-4 चीज़ें होती थीं, कबाब ज़रूर होते थे, तो ये बना के हम रख लेते थे क्योंकि हमें पता था कि बच्चे आते हुए मस्जिद से लोगों को लेकर आएँगे, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को। तो 8, 10, 12 जितने भी लोग होते थे वो घर आते थे और घर में बैठ के हमारे वो खाते-पीते थे और फिर ये सब मर्द हज़रात जो हैं इस तरह दूसरे घरों में चले जाते थे। तो ये हमारे ईद के दिन की सुबह अब्बा जी करवाते होते थे। उसके बाद फिर जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अब्बा जी फ़ीस की हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कि कभी हमारे अब्बा जी ने कहा हो कि फ़ीस के पैसे नहीं हैं लेट जमा करा दो, कभी भी नहीं हुआ। ना कभी हमें यूनिफ़ॉर्म की मुश्किल हुई, ना हमें कभी जूतों की मुश्किल हुई। बहुत ही सरफ़े वाली ज़िंदगी अब्बा जी ने गुज़ारी। सरफ़ा मतलब कंजूसी नहीं है ये है मतलब कि आप सोच समझ के खर्च करें और जबकि मतलब अब्बा जी का हाथ खुला भी था, लेकिन बहुत एहतियात से खर्च करते थे, मुहतात तरीके से खर्च करते थे और मुझे नहीं याद ज़िंदगी में कभी भी कि मुझे ये पता चला हो कि मेरे अब्बा जी ने किसी से उधार लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह यही आदत हमें है और बात बड़ी अजीब-सी है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने बाप की हर बात आपसे शेयर करूँ और आप भी उसको उसी तरह लें जिस तरह के मैंने देखा है। उन दिनों लंडा बहुत ज़्यादा आम था और अब्बा जी जो हैं वो लंडे से पैंटें लेकर आते थे अपने लिए और इतनी सफाई की अब्बा जी को आदत थी, जूते भी अक्सर अब्बा जी लंडे से लेते थे और कोट तो लेते ही लंडे से थे। और बहुत ही सफाई वाली अब्बा जी की तबीयत थी कि मतलब अब्बा जी की जो बनियान सफ़ेद रंग की होती थी वो फट जाती थी, लेकिन दूध की तरह सफ़ेद होती थी। अब्बा जी खुद धोया करते थे उसको और कपड़े अब्बा जी के इसी तरह के धुले हुए साफ इस्त्री हुए हुए हमेशा हैंग हुए हुए होते थे। लेकिन अब्बा जी इस तरह इस्तेमाल करते थे, रंग अच्छे होते थे धुले हुए, इस्त्री हुए हुए अच्छे होते थे, जूते अच्छे होते थे, तो कभी भी महसूस नहीं होता था कि ये इस तरह की चीज़ें हैं। ज़ाहिर है किस लिए अब्बा जी ना सिगरेट पीते थे। अब्बा जी पहले सुना है कि सिगरेट पिया करते थे हमारे पैदा होने से पहले, लेकिन अम्मी कहती हैं कि जैसे ही तुम लोग पैदा हुए और बड़े होने लगे तो तुम्हारे अब्बा जी ने छोड़ दिया। हमने नहीं अब्बा जी को कभी सिगरेट पीते देखा, कभी भी नेवर और उसके बाद फिर ये है कि हम लोग जब बड़े होना शुरू हुए तो
अब्बा जी ने कभी फैसलाबाद अगर चले जाना तो हमें उन दिनों वीसीआर हुआ करता था, तो मेरा भाई किराए पे वीसीआर ले आता था, फिल्में ले आता था और हम एक रात के लिए जाते थे, रेयरली जाते थे, अब्बा जी ज़्यादा नहीं निकला करते थे मेरे अब्बा जी। तो हम एक ही रात में पता नहीं गाने आगे भगा-भगा के पता नहीं 6-6 7-7 फिल्में देख लिया करते थे एक रात की। और अब्बा जी के आने से पहले ही हम उसको ना जहाँ से भी बिलाल लाता होगा उसको वो वापस कर आता था। खैर, उसके बाद फिर ये कि जब मैंने जाना शुरू किया टीवी पर तो अब्बा जी को अच्छा लगा। अब्बा जी मेरे नाना की बहुत इज़्ज़त करते थे। मेरे जो नाना हैं, वो मेरे अब्बा जी के मामू भी लगते थे। और अब्बा जी जो है वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत करते थे, नाना जी पीपल्स पार्टी की हिमायत करते थे। तो दोनों का जो एक खामोश-सा ये तज़ाद था या झगड़ा था, वो जो है वो हमेशा ही रहा। तो मुझे याद है जब मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला तो मेरे नाना जी भी हयात थे, अब्बा जी भी ज़िंदा थे। तो और मेरी शादी भी हो चुकी थी। तो साकिब ने कहा कि नहीं, इस पे तुम्हारे अब्बा जी का हक बनता है, तुम उनकी बेटी हो, तुमने अगर इतनी मेहनत की है तो उनको तुम्हारे साथ जाना चाहिए। अब्बा जी को जब कहा, अब्बा जी कहने लगे नहीं, तुम्हारे नाना को जाना चाहिए, तुम मामा जी से पूछो। हमने नाना जी से पूछा, नाना जी ने भी मना कर दिया, अम्मी ने भी मना कर दिया, तो साकिब मेरे साथ गए थे। तो बहुत खुश हुए अब्बा जी ज़ाहिर है कि। और मुझे याद है कि एक दिन एक रहीम साहब होते थे, अज़ीम साहब एक ड्राइवर होते थे टीवी के। और वो बड़े काफ़ी बुज़ुर्ग से थे और संजीदा से। तो वो बड़ी वैन में मुझे लेने के लिए आए। वैन हमारे जी10 में उन दिनों हम घर में रहा करते थे। पहले तो हम जी6 में थे, सरकारी क्वार्टर था। उसके बाद जब अब्बा जी रिटायर हो गए, फिर वो घर अम्मी के नाम हो गया और वहाँ से फिर हम कुछ अरसे के बाद जी10 अपने घर में शिफ्ट हो गए। तो जी10 में वो जो ड्राइववे था वो थोड़ा-सा स्लोप थोड़ा-सा ऊँचा-सा था। तो उसके ऊपर गाड़ी जो है वो सीधी करके उन्होंने खड़ी की हुई थी। और मैं जब निकली तो मेरे हाथ में दुपट्टा भी, बैग भी, पानी की बॉटल भी। तो मैं स्लिप कर गई और मैं गाड़ी के नीचे आधी जो है वो मतलब गाड़ी के नीचे चली गई। अब अज़ीम साहब घबरा गए, वो घबरा के मेरे पास आए और मुझे उठाने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं, 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 मुझे हाथ ना लगाएँ, बस मेरे अब्बा जी को बुला दें। हालाँकि घर में अम्मी भी थी, मेरी बहनें भी थीं, लेकिन मैंने कहा मेरे अब्बा जी को बुला दें। उन्होंने घंटी बजाई, अब्बा जी को बुलाया, अब्बा जी के चेहरे पर इतनी परेशानी। अब्बा जी ने जैसे ही मुझे देखा, अब्बा जी ने अज़ीम साहब को पकड़ लिया। मैंने कहा अब्बा जी इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं खुद गिरी हूँ। अच्छा ख़ैर अब्बा जी ने मुझे निकाला और बचत हो गई बहरहाल जैसे भी। लेकिन मुझे ये ज़रूर एहसास हुआ, अंदाज़ा हुआ कि मेरे अब्बा जी को कितनी मेरी फ़िक्र है, कितनी परेशानी है। और फिर जब मेरे हम लोग इकट्ठे बैठते कभी, तो बहुत ही अब्बा जी बातें करते थे, हमारे बड़े होने पर भी पुराने किस्से सुनाया करते थे और अपने गाँव की बातें किया करते थे, अपने अफ़सरों की बातें किया करते थे। मिनिस्टर्स में से मुझे याद है अब्दुल हफ़ीज़ पीरज़ादा थे, हकीम सईद थे और इस तरह के मिनिस्टर्स के साथ वो काम करते रहे। और जो ये थे हकीम सईद साहब, तो उन्होंने तो उनके साथ तो एज़ प्राइवेट सेक्रेटरी काम करते रहे, लेकिन वो उसके तिब्बिया कॉलेज उन्होंने कोई खोला हुआ था और उसके वो मुशीर भी थे। तो उन्होंने अब्बा जी को अपने तिब्बिया कॉलेज में इम्तिहानों का जो रजिस्ट्रार होता है, वो भी मुकर्रर कर दिया। तो अब्बा जी जो है वो ये काम भी करते थे साथ-साथ। और अक्सर लोग अब्बा जी के पास सिफ़ारिशें लेकर आते थे कि बच्चे के नंबर कम हैं, तो उनके नंबर बढ़ा दीजिए। और फिर उसके बाद हकीम सईद हमारे घर भी आए और वो भी एक बहुत मज़े का सीन था कि बारिश हो रही थी और हमारे घरों की जो छतें हैं वो टपका करती थीं जी6 के सरकारी क्वार्टरों की। तो हमने बर्तन जो हमारे हाथ आता था, कोई देगची या कोई जग या फलाना, वो हमने वहाँ-वहाँ रखे हुए होते थे जहाँ से वो घर की छत टपक रही होती थी। तो हम लोग वहाँ बैठे मूँगफलियाँ खा रहे थे और अचानक ही वो हकीम सईद साहब का पता चला, वो आ गए और कुछ भी नहीं, बैठ गए वहीं पर आकर। तो मुझे आज भी याद है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे अब्बा जी के लिए कि उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के कि ये मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी का घर है। तो मेरा घर कभी गंदा नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर कीमती सामान नहीं था। हाँ, लोग जो हैं वो बहुत कीमती थे, मेरी माँ, मेरे बहन-भाई, मेरे अब्बा जी। हमारे दादा-दादी अक्सर हमारे साथ वक़्त गुज़ारा करते थे। अच्छा, अब्बा जी जो है वो पैसे की बचत करते थे प्राइज़ बॉन्ड खरीद कर।
और अब्बा जी को ये होता था कि मेरी नानी जो है, मेरी नानी को नज़र नहीं आता था। वो कहते हैं कि एक दफ़ा एक अलमारी पे कुछ चीज़ उठाने के लिए चढ़ीं और वो गिर गईं, तो तब से उनको नज़र आना बंद हो गया था। तो लेकिन मेरे अब्बा जी को होता था कि मामी जब आए तो तब मैं बॉन्ड देखूँगा। उनको था कि मेरी नानी जब आएँगी तो उस वक़्त बरकत होगी घर में और मेरे अब्बा जी का कोई ना कोई बॉन्ड निकल आएगा।